Hello and welcome to the online class of MPS बरू। तो इससे पहले हमारा जो क्लास था उसमें हमने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और रेंडर पेस्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के डिजीज़ के ज़रिए, किस तरह के जानवरों की बीमारी के ज़रिए अफ्रीका को कॉलोनाइज करते हैं, अफ्रीकन लोगों को मजबूर करते हैं लेबर के काम करने पे, उनके पूरे लाइवलीहुड्स को तबाह कर देते हैं और वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं लेबर के काम करने के लिए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडेंचर्ड लेबर के बारे में। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है कि बाउंडेड लेबर, यानी वो लेबर जिसके साथ एक इकरारनामे के ज़रिए एक मुआहिदा किया जाता है कि आपको 4 साल, 5 साल, 2 साल के लिए काम करना है। इसको कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को लेना, इसको हम कहेंगे इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी अंग्रेज़ों ने यहाँ से इस तरह के बाउंडेड लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत सारे लोगों को कैरिबियन आइलैंड्स में और बाकी दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए लिया है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ये भी हमें 19th सेंचुरी के जो टू साइड, यानी एक साइड में तो खुशहाली था, प्रॉस्पेरिटी था, तरक्की हो रहा था साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खुशहाली फैला हुआ था। और दूसरी साइड में अगर देखेंगे जो कॉलोनीज़ थे, वहाँ लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, उनको बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था और दूसरे साइड में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो रहा था। कुछ लोगों की आमदनी बढ़ रहा था और कुछ लोग को गरीबी से बेहाल हो रहा था। कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहे थे तो कहीं और किस्म के लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, लोगों को तबाह करने का, लोगों को मुसीबत में डालने के और किस्म के तरीक़े खोज रहे थे। 19th सेंचुरी में सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानी, और न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि चाइना से भी लेबर्स जो है वो उन प्लांटेशंस में, माइंस में और रोड्स और रेलवेज़ कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए चले जाते हैं। पूरी दुनिया में वो लोग माइग्रेट करके अलग अलग देशों में पहुंच जाते हैं। या अंग्रेज़ उनको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पे लेता था, जिनको हम इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो ये इंडेंचर्ड लेबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट करते समय जब उनके साथ ये मुआहिदा हुआ होता था कि आपको 1 साल, 2 साल के लिए काम पे लिया जा रहा है, आपको कैरिबियन आइलैंड्स लिया जा रहा है या कहीं और लिया जा रहा है, हालांकि वो लोग उनको अपने कि उनको कहाँ उनको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता भी नहीं चलता था कि उनको कहाँ लिया जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, उनको ये नहीं मालूम होता था। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय उन्हें वापसी का वादा उनसे ज़रूर करता था। आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपको वापस घर पहुंचाया जाएगा। तो उनको प्रॉमिस किया जाता था कि आपको वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा 5 साल काम करने के बाद। अपने इस मालिक के उस बाग में, चाहे वो चाय का होगा, कॉफ़ी का होगा या रबर का जो भी प्लांटेशन होगा या किसी माइन में काम करने के लिए लिया जाता था, तो 4-5 साल के बाद उसको वापस लिया जाएगा, यानी वापस भेज दिया जाएगा। तो बहुत सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स की बात करेंगे तो आज के जो इलाके हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सेंट्रल इंडिया में और तमिलनाडु के जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश पड़ते हैं, तो वहाँ से ये इंडेंचर्ड लेबर्स गए हैं मिड 19th सेंचुरी में। तो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि वो लोग क्यों लेबर के काम करने पे मजबूर हो जाते थे, कि क्यों इतना ओवरसीज़ यानी इतने सारे समंदरों को पार करके कैरिबियन आइलैंड्स पहुंच जाते थे, कोई लोग अफ्रीका पहुंच जाते थे। वो लोग क्यों गए वहाँ पर काम करने के लिए? क्योंकि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उस समय जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थे इन इलाकों में वो ख़त्म हो गए थे और ज़मीनों पर जो किराया था वो बढ़ चुका था। तो ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था माइंस और प्लांटेशंस के लिए। तो इन सारी चीज़ों ने
गरीबों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर डाले हैं। वो अपने रेंट्स को, अपने किराए को पे करने में, अपने किराए को चुकाने में वो कामयाब नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं और इस वजह से मजबूरन उन्हें इस तरह इंडेंचर्ड लेबर या बाउंडेड लेबर के तौर पे काम करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। तो उनके जो मेन डेस्टिनेशंस कहाँ थे, कहाँ कहाँ उनको लिया जाता था काम पे, तो ज़्यादातर इन माइग्रेंट्स को ये जो काम पे लिया जा रहा था, जिन लोगों को, उनको कहाँ पहुँचाया जाता था, कैरिबियन आइलैंड्स में, ख़ास तौर पे ट्रिनिडाड, गयाना और सूरिनाम, मॉरिशस में और फिजी में। तो इन इलाक़ों पर उनको पहुंचाया जाता था। अगर आप नज़दीक इन ये तो बहुत दूर हो गए, कैरिबियन आइलैंड्स आपको अमेरिकाज़ में पड़ते हैं कैरिबियन आइलैंड्स, और मॉरिशस और फिजी की बात करेंगे तो ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अगर यहाँ से थोड़ी बहुत नज़दीक अगर आप देखेंगे इंडिया से, तो तमिल माइग्रेंट्स जो है वो सेलोन जाते थे, सेलोन श्रीलंका जिसे हम कहते हैं, और मलाया मलेशिया जाते थे। तो इंडेंचर्ड वर्कर्स जो है उनको बाकी जो इंडेंचर्ड ऐसे भी कुछ इंडेंचर्ड वर्कर्स थे जिनको आसाम में टी के आसाम जो मशहूर है पूरे मुल्क में चाय के लिए, तो वहाँ के जो चाय के बागात होते थे उस समय अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को आसाम भी लिया जाता था इन चाय के बागों में काम करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट का काम जो होते हैं, इनको भर्ती करने का, इन बेचारे लेबर्स को हायर करने का काम जो होते थे वो एजेंट्स करते थे। तो इन एजेंट्स को एम्प्लॉयर्स इंगेज करता था और थोड़ी बहुत उन्हें कमीशन भी देता था। तो बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है काम के लिए इस उम्मीद पे वो लोग तैयार हो जाते थे कि कम से कम घर से दूर जाकर हम गरीबी से बच पाएंगे, थोड़ी बहुत कमा लेंगे, इस उम्मीद पे वो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसके अलावा एजेंट्स जो है बहुत ज़्यादा उनको क्या करता था कि अपने फाइनल डेस्टिनेशंस के बारे में उनको गलत इन्फॉर्मेशन देता था, उनको जिस मोड ऑफ ट्रैवल के बारे में, यानी उन्हें बहुत बड़ा चढ़ा कर उन्हें लुभाने की कोशिश करता था। उनकी आपके फाइनल डेस्टिनेशन जहां आप पर आपको काम के लिए लिया जा रहा है, वहां आपको काम ही नहीं है, बस आपको ऐश करना है, आपको पैसे मिलेंगे, बस आपको बाकी मोड ऑफ ट्रैवल जो है आपको समंदरी जहाज़ों के ज़रिए लिया जाएगा। वो इस तरह के बातें बनाता था, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता था उनको, और वहाँ के लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी बहुत गलत बातें, हालांकि वहाँ बहुत सख्त लिविंग कंडीशंस होते थे, वर्किंग कंडीशंस होते थे। और अक्सर ये भी बताया जाता था कि उनको अक्सर इस चीज़ को भी छुपाया जाता था इन बेचारे वर्कर से कि आपको एक लंबे समंदरी सफ़र तय करना है। तो कभी कभार उनको जो लेस विलिंग माइग्रेंट्स होते थे, यानी जिनको काम पर जाने की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती थी, जिनकी तमन्ना, जिनकी ख्वाहिश नहीं होती थी, उनको ज़बरदस्ती भी लिया जाता था कभी कभार ये एजेंट्स। तो 19वीं सेंचुरी अगर आप इस इंडेंचर्ड की बात करेंगे, इस बाउंडेड लेबर की बात करेंगे, तो वो एक और नया फॉर्म था, एक और नई शक्ल थी ग़ुलामी की, यानी मानो वो ग़ुलाम ही थे। तो जब वो उन प्लांटेशंस में पहुंचते थे, यहाँ से सफ़र के बाद, सफ़र तय करने के बाद वहाँ पहुँच जाते थे अपने मंजिल पे, तो वहाँ जो कुछ उन्होंने सोचा था, जो कुछ उन्होंने तस्वुर किया था, उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हालात होते थे, बिल्कुल, यानी उनके इमेजिनेशन के बिल्कुल बरअक्स होता था। वहाँ के जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस होते थे वो बहुत सख्त होते थे, और उनके पास बहुत ही कम हुकूक बचे होते थे, यानी सब कुछ जो है उनके सारी राइट्स छीन लिए जाते थे। तो लेकिन इन वर्कर्स ने अब सर्वाइव करने के, वहाँ पहुँचने के बाद अब मजबूर हो गए, काम करना है। काम करने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग अपने तरीक़े खोज निकालते हैं, अपने तरीक़े निकालते हैं सर्वाइव करने का, ज़िंदा रहने का। तो अक्सर उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो वाइल्ड्स यानी जंगलों में भाग जाते हैं, और लेकिन अगर पकड़े जाते तो उनको सख्त सज़ा दिया जाता था। तो दूसरों ने अपने तरीक़े के सेल्फ़ एक्सप्रेस करने के उन्होंने
तरीक़े निकाले हैं, अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स को उन्होंने ब्लेंड कर दिया, यानी मिक्स कर दिया उन्होंने अलग अलग कल्चर। क्योंकि हमने देखा कि चाइनीज़ आए हैं, इंडियंस आए हैं, तो इसी तरह अफ्रीका से भी आए होंगे। तो ये सारे लोग जब एक ही जगह जमा हो जाते थे तो इंडियन कल्चर, चाइनीज़ कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, इस तरह उन्होंने इन सारे कल्चर को मिक्स करके अपनी एक तौर तरीके निकाले। तो ट्रिनिडाड्स दी एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन जो है, जो एनुअल मुहर्रम का जो प्रोसेशन होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, कार्निवल होसे नाम दिया गया फॉर इमाम हुसैन, यानी उन्होंने इसको नाम दिया गया होसे के नाम से, जहाँ पर तमाम वर्कर जो है, तमाम नस्ल के, तमाम मजहब के वो लोग वहाँ ज्वाइन करते थे, वो शामिल होते थे। तो इसी तरह जो प्रोटेस्ट रिलीजन था रास्ताफेरिनिज़म का, तो ये रास्ताफेरिनिज़म जो है इसको काफ़ी मशहूर बनाया था जमैकन रैगी स्टार बॉब मार्ले ने। तो यहाँ पर भी आपको सोशल और कल्चरल लिंक्स इंडियन माइग्रेंट्स का कैरिबियन आइलैंड्स के साथ कि क्या सोशल और कल्चरल लिंक्स है, इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह ये सारे मिक्स हुए हैं। चटनी म्यूज़िक जो काफ़ी मशहूर था ट्रिनिडाड में और गयाना में, ये भी एक कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस का। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन है। कल्चरल फ्यूजन मतलब कल्चर का मिक्स हो जाना, इंडियन कल्चर, चाइनीज़, अफ्रीकन कल्चर या और वहाँ के कैरिबियन आइलैंड्स के जो कल्चर है, इन सारों का मिक्स हो जाना जो है, ये सारे इस ग्लोबल वर्ल्ड के मेकिंग प्रोसेस का, ग्लोबल वर्ल्ड के इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, जहाँ पर अलग अलग जगहों से आकर चीज़ें मिक्स हुए हैं, अपने ओरिजिनल जो करेक्टरिस्टिक्स थे उसको खो गए, जो ओरिजिनलिटी था वो खो दिया और नई शक्लें लिया है, और पूरी तरह वो नई कुछ अलग सी बन जाती हैं। तो मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स जो है बहुत सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वहीं ठहरे हैं, या अपने इन नए घरों में वापस आए थोड़ी बहुत समय गुजरने के बाद इंडिया में, यानी वापस आने के बाद, यानी एक दफ़ा वापस हिंदुस्तान पहुंच जाते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान पहुंचने के बाद वो वापस वहीं चले गए हैं। तो बहुत सारे जो है इन कंट्रीज़ में अभी आपको क्या देखने को मिलते हैं, इस वजह से बहुत सारे आपको कैरिबियन आइलैंड्स में या मॉरिशस में, फ़िजी में अगर आप कभी पहुंचोगे तो वहाँ आपको हिंदुस्तानी नस्ल के बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। ये हिंदुस्तानी नस्ल के लोग कहाँ से आए? ये हिंदुस्तानी नस्ल के लोग अभी हमें पता चल गया, इन बेचारों को काम करने के लिए यहाँ से लिया जाता था। इसके बाद वो लोग, कुछ लोग तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वहीं रहे हैं, वहीं आबाद हुए, वहीं पर उनको वो परवान चढ़े हैं, और कुछ लोग थोड़े समय के लिए हिंदुस्तान वापस आया, और लेकिन यहाँ से वो यहाँ हिंदुस्तान में ठहरा नहीं, वापस चला गया अपने इन नए मुल्कों में। तो आपको अक्सर ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाते हैं कि आपने कभी नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर वी.एस. नैपॉल के बारे में सुना है लो, हाँ, ये भी एक इंडियन ओरिजिन है। और इसके अलावा आपने शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन, ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स है। शिव नारायण चंद्रपाल, शिव भगवान शिव, और इसके अलावा भगवान राम के नाम पे ये राम नरेश सरवन, ये ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, हिंदुस्तानी, असल में वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन वो कैरिबियन आइलैंड्स में उनके बाप दादाएँ जो है वो कैरिबियन आइलैंड्स में काम करने के लिए तो वहीं रहें, और वहीं उनके बच्चे बड़े हुए हैं। तो अभी इन वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जिसे अब कैरिबियन आइलैंड्स, जो वेस्ट इंडीज़ का जो टीम आता है, असल में ये अलग अलग आइलैंड्स का वो जो उनका बोर्ड वेस्ट इंडीज़ के नाम से, अदरवाइज़ इनको हम कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग मिलेंगे। तो हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग वहाँ कैसे पहुँचे हमने देख लिया। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरह ये इंडियन उनके नाम है, उनका नाम जो है पूरा हिंदुस्तानी दिखता है, कि ये सारे जो लोग हैं वो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स के ही डिसेंडेंट्स हैं, ये इनके ही बाल बच्चे हैं, ठीक है। तो 1900 से आगे इंडियन नेशनल लीडर्स जो है उन्होंने क्या किया है, जो यहाँ पर कौमी जो तहरीक चल रहा था महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर, उन्होंने इस लेबर माइग्रेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि ये काफ़ी एब्रेसिव है और ये काफ़ी ज़ालिमाना है। इस वजह से 1921 में इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। लेकिन कहते हैं कि नंबर ऑफ़ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स, यानी कई दहाइयों के बाद भी जो इंडियन इंडेंचर वर्कर्स जो है ऑफन थॉट ऑफ एज कुलीज, तो
क्या उनको अक्सर कुली नाम दिया जाता था, वो क्या रहा है, कैरिबियन आइलैंड्स में माइनॉरिटी रहा है, यानी अक़लियत में रहा है। तो नेपल्स एर्ली नर्वस जो है, आपको कुछ जो वेस्ट नेपल जिसने अपने राइटिंग की वजह से नोबेल प्राइज़ जो जीता है, तो उसने अपने जो पहले के जो उसके नॉवेल्स थे उसमें हमें लॉस, सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन की, किस तरह उन्हें इस मुल्क में उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया है, किस तरह उनको वो लोग अपने आप को एलिनेट यानी अलग से फील करते हैं। तो इनके बारे में उसने वीएस नेपल ने लिखा था। अब आ जाओ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क इन्वॉल्व विद बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कि ऐसे बिजनेस जिसमें बड़ा रिस्क रहता है और अपने बलबूते पे ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ठीक। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, यानी बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी बिजनेसमैन जो है वो बाहर बिजनेस करने के लिए, बाहर इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो फूड ग्रो करना और दूसरे क्रॉप्स ग्रो करना वर्ल्ड मार्केट के लिए, इस चीज़ के लिए कैपिटल की ज़रूरत था। तो हम जो बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, ये कैपिटल मतलब धन, कैपिटल मतलब आपका दौलत या धन हम कहेंगे। तो जो बड़े बड़े प्लांटेशंस थे वो तो बैंक से इसको बोरो कर लेता था मार्केट से, लेकिन जो छोटे पीजेंट्स होंगे वो कहाँ से लेंगे इस कैपिटल को, उनके पास ये कैपिटल कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर उस समय इंडियन बैंकर्स आ जाते हैं इसमें। तो आपने सुना है लोग, क्या क्या आपने कभी शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नथुकोटाई चिट्टियार्स के बारे में सुना है? तो ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ बैंकर्स थे, इंडियन से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यहाँ के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है इनको उन्होंने फाइनेंस किया है सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। या तो उन्होंने अपने फंड्स का इस्तेमाल किया है या उन फंड्स का इस्तेमाल किया है जो यूरोपियन बैंक से बोरो करके उन्होंने ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उन्होंने फाइनेंस किया है। तो उनका एक बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था पैसे ट्रांसफ़र करने का। बहुत दूर दराज इलाकों तक उनके इस सिस्टम के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र किया जाता था। और इसके अलावा उन्होंने कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही तरीक़े निकाले थे उन्होंने। तो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो है उन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो किया है, अफ्रीका तक वो इनके पीछे गए हैं। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, वो कहते हैं कि वो यूरोपियन कॉलोनी से भी पीछे वो लोग पहुँचे हैं। फ्रॉम 1860s उन्होंने क्या किया है कि जो बिजी पोर्ट्स थे पूरी दुनिया भर में, जो एम्पोरिया मतलब जो बिजी पोर्ट्स थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा समंदरी जहाज़ ठहरते थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता था, वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे मार्केट सेटअप किए हैं। उन्होंने वहाँ पर लोकल और इम्पोर्टेड जो चीज़ें होते थे वो टूरिस्ट को भेजे हैं। और बाद में ये टूरिस्ट की तादाद जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे थे, तो उस समय टूरिस्ट की तादाद बढ़ने का जो एक मेन कारण था वो उस समय कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स पहुँचे थे, यानी अब बहुत आरामदाह जो है ये हवा जो समुद्री जहाज़ थे वो बहुत आरामदाह और काफ़ी उम्दा किस्म के जहाज़ बनने की वजह से अब टूरिस्ट की तादाद भी बढ़ रहा था। तो जिन जिन बंदरगाहों में टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा रहता था, जिन जिन बंदरगाहों में चहल पहल ज़्यादा रहता था, अब वहाँ पर इन सिंधी हैदराबादी ट्रेडर्स और बाकी जो हिंदुस्तानियों ने वहाँ पर मार्केट सेटअप किए और अपनी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने भेजे हैं, वहाँ उन्होंने इन चीज़ों को बेचे हैं। ठीक। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा